हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिव अगेन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज्योतिबा सदावर्त है। आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी नांदेड़। और आज आपके सामने एक और नीट की सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। आज हमारे साथ प्रियंका कुर्मी है, जिन्होंने नीट में 652 स्कोर किया है आउट ऑफ 720 और एक अच्छा रैंक हासिल किया है। सो मोस्ट वेलकम टू द लिव अगेन चैनल। थैंक यू। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके आपके बैकग्राउंड में हम जानेंगे कि कहाँ से स्कूलिंग की आपने, कहाँ आपका स्कूल रहा, कहाँ से आपने कोचिंग की, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। So, hello everyone, myself Priyanka and currently I'm a fourth year student in AIIMS Nagpur. So, जो मेरा education है वो basically like I am from a village in from मध्य प्रदेश in सागर। तो 5th तक मैंने एक स्कूल में पढ़ाई की जो वहीं पे लोकली अवेलेबल था। फिर उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ, तो 6th से 12th तक पूरा मेरा जो पढ़ाई है वो नवोदय में हुआ। और नवोदय में 12th में मैंने एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो बेसिकली उसके बाद का जो 1 साल का पढ़ाई है मैंने नीट का प्रिपरेशन दक्षिणा फाउंडेशन से की। अच्छा। तो दक्षिणा में मतलब फ्री में कोचिंग रहती है नीट के लिए? हाँ, दक्षिणा में पूरा फ्री में रहता है, स्कॉलरशिप बेस्ड रहता है, हॉस्टल एंड सब कुछ फ्री रहता है। अच्छा। तो अभी हम नीट की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। तो बताइए कि तुम्हारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई नीट में, नीट की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की तुमने, और ये डॉक्टर बनने का ख्याल कब से, मतलब बचपन से ही था या बाद में मन में विचार आया कि डॉक्टर ही बनना है? मतलब ऐसे डॉक्टर बनना ऐसा बोल सकते कि मेरे को छोटे से ऐसे सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मतलब मैं जब अपने आसपास देखती थी तो वहां पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी, लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो फिर मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हॉस्पिटल इतने दूर हैं वो पास कहीं यहीं आसपास होते ताकि लोग जल्दी से उसको एक्सेस कर पाते। फिर मैंने सोचा पता नहीं वो कब तक होगा, क्यों ना मैं खुद से ही शुरुआत करूं। अगर मैं वो चीज कर सकूं तो हो सकता है बाद में कहीं ना कहीं से अवेलेबिलिटी भी बढ़ ही जाएगी, पर एटलीस्ट मुझे एक कदम लेना चाहिए। तो मेरा वहीं से आया। पर जैसे बड़े होते गई फिर सुना डॉक्टर के बारे में, फिर एकदम 11th में दिमाग में फिट हो गया नहीं अब तो डॉक्टर बनना ही बनना है करके। और ऐसे फैमिली का स्टेटस देखे तो कि अगर मैं डॉक्टर बनी तो शायद बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर पाऊंगी अपनी फैमिली को। तो फिर ऐसा सोच के फिर मैंने वही 12th में दक्षिणा का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर नीट की तैयारी की। बिल्कुल सही सोचे। अगर हमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो सब खुद से ही चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम खुद करेंगे तो बाकी समाज में हम अपने आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम आते हैं आपकी प्रिपरेशन पे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में कैसे डील किया आपने, क्या स्कोर था आपका, कितने मार्क्स आए, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। फिजिक्स में मेरा स्कोर मतलब ऐसे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, पर 150 से 160 के बीच में था कुछ। तो उसके लिए मतलब ऐसे रहता है कि फिजिक्स का मैं कैसा था कि पहले जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है मैं उसके बहुत अच्छे से नोट्स बना लेती थी। फिर वो नोट्स बनाने के बाद आके उसको रिवाइज करना अच्छे से, और साथ में अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो कोई भी बुक्स जो अच्छी लगे, जैसे कि एक मैं एससी वर्मा जो है उससे थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेती थी, वरना नीट जो मतलब जो अपने एनसीईआरटी उसमें से समझ लेती थी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर नहीं समझा है करके या फिर कुछ डाउट रहा तो अगले दिन जाके पूछ लूंगी टीचर से। उसके साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती थी। जी। नीट के ज्यादातर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या फिजिक्स के लिए हमें एचसी वर्मा का सहारा लेना चाहिए, तो तुम क्या प्रिफेयर करोगी, क्या एचसी वर्मा लेना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, यूज करना चाहिए या नहीं? मतलब ऐसा है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो उसका यूज कर सकती। मतलब मैंने पर्सनली तो जब कॉन्सेप्ट नहीं समझता था तभी यूज किया। ऐसे कि सिर्फ ऐसी वर्मा करना है या फिर मतलब वो टोटली करना ही करना है, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा। कि कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो यूज कर सकते हैं।
इतना ही था हाँ, मेरा बेसिक। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा बताओ कि फिजिक्स के एनसीईआरटी से क्या वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल नीट में, नीट एग्जाम में, या नीट एग्जाम का अभी पैटर्न क्या चल रहा है, क्या वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी से? तुम तो स्टूडेंट को क्या प्रिफेयर करना चाहोगे? मतलब फिजिक्स के एनसीईआरटी का भी यही है कि जो अभी जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि वही है कि हमको कॉन्सेप्ट ही समझना है। फिजिक्स में ऐसा कुछ तो रहता नहीं कि कुछ एक लाइन था जैसे बायो के एनसीईआरटी में कि ऐसा लाइन लिखा था उसको हमें याद करना था तो वही का वही आ जाए। अभी फिजिक्स हाँ में कैसे कॉन्सेप्ट समझ गया तो हो जाता हाँ है। हाँ तो उसमें मैं क्या करती थी, जो उसमें एक पीछे एग्जाम्पल दिए होते थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जो क्वेश्चंस दिए रहते थे वो लगा हाँ हाँ, लेती थी, तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे कि हाँ मेरे को कॉन्सेप्ट समझ गया ऐसे हो जाता था। उतना ही ये सही। मतलब ऐसे नहीं कि पूरा 1 to 1 रीड करना है ऐसे। हाँ सही बात। अभी हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स लेवागन पे जो भी आते हैं तो वो पूछते हैं कि भैया कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन बनाने चाहिए? तो तुम्हें क्या लगता है कि फिजिक्स के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है? मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा है उस टॉपिक में लगभग कितने भी क्वेश्चन, सपोज उस टॉपिक में 30 क्वेश्चन थे तो वो क्वेश्चन हमने आज किए, उनमें क्या गलती है वो लिखा और उसको फिर से किया एंड वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। उससे क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुस जाता है। पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि उस टॉपिक के मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, कुछ गलत हाँ हुए, हाँ ये गलत हो गया बस और ऐसे ही छोड़ दिया, हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि एनालाइज भी करना है हमें चीजें, और वो हाँ हाँ, बाद में रिवाइज भी नहीं कर पा रहे उतने क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक कि वो उतना इफेक्टिव रहता है। पर हाँ अगर कम क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। सही बात है, सही बात है। तो वैसे अभी हम फिजिक्स के बाद चलते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री का कैसा करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना इनऑर्गेनिक का डर रहता है मन में कि कैसे इनऑर्गेनिक के साथ कैसे डील की, कैसे इनऑर्गेनिक के साथ डील करना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि हम इनऑर्गेनिक के साथ कैसे डील कर सकते हैं केमिस्ट्री में? मतलब ऐसे अगर मैं बोले पूरे नीट प्रिपरेशन में तो इनऑर्गेनिक एक्चुअली सबसे इजी सब्जेक्ट है। मतलब उसमें कैसे है कि एक फिक्स हमारे पास कुछ चैप्टर्स है और आई मतलब शायद बच्चों को ट्रेंड्स वगैरह याद करने में दिक्कत हो सकता है, मे बी वो उनका फियर हो, लेकिन अगर हम ऐसे शांति से सोचे ना तो वो ट्रेंड याद करना बहुत ही इजी है। मतलब कैसे कि एक बार हमने क्लास में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद वही है ना केमिस्ट्री में क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक्सेप्शंस ज्यादा रहते हैं। हाँ हाँ तो सही अगर बात। हम एक्सेप्शंस का एक लिस्ट बना ले जस्ट छोटा सा और कहीं पे भी हम अपनी दीवार पे या फिर सामने बोर्ड पे पेस्ट कर दें और रोज जब उसको चीज को देखेंगे तो वो ऐसे ऑटोमेटिकली दिमाग में घुस जाएगा। साथ में हम हाँ क्वेश्चंस हाँ लगा ही रहे हैं तो वो चीज याद हो जाएगी, तो उससे डरने का सही। नहीं है, मतलब वो आसान रहता है इनऑर्गेनिक तो। हाँ हाँ सही बात है। तो और फिर उसके बाद ये केमिस्ट्री में जैसे कि ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री भी रहती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। मतलब वही है कि कोई भी है जैसे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लेते हैं पहले, तो उसमें जो भी क्लास में नोट्स बनवाए जा रहे हैं वो नोट्स अच्छे से पूरा लिख के रखना है। साथ में अभी ऑर्गेनिक में जो है हमारी एनसीईआरटी काम आती है, मतलब ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी साथ में पढ़ते जाओ, उसके बाद हाँ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो मतलब डीपीपी मिलता होगा तो वो उतना सॉल्व कर लो उसी के उसी दिन, और जो मिस्टेक्स है उनको लिख लो, तो सही बात वही है, सिंपल है। सही सही है। तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद हम आते हैं अभी बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में कैसे करना चाहिए, थरोली एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए या कैसे करना चाहिए? क्या तुम क्या प्रिफेयर करोगे स्टूडेंट को ज्यादातर बायोलॉजी में? मतलब देख अभी जो हमारा रिसेंट पैटर्न चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे बायो मतलब सारा कुछ है एनसीईआरटी, तो वो हाँ बिल्कुल हाँ सही है। तो मतलब क्लास में नोट्स बनाया, अभी अब एनसीईआरटी लोग बोलते मतलब मैंने पहले वैसे कुछ बात किया तो मेरे को पूछते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है पर स्टिल हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो हाँ फिर हाँ मैंने ऐसे समझा कि ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ भी होता था कि मेरे को लगता था यार मैंने तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, जब वो क्वेश्चन मैं देखती थी एग्जाम टेस्ट में तो भी गलत हो ही जाता था। तो फिर उसका मैंने
मेरे को समझा कि हम रीडिंग लेते हैं तो हम बस जस्ट रीडिंग ही लेते हैं, मतलब हाँ दिमाग उसको यूटिलाइज नहीं करता। तो मैंने इसका ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि हम ये कर सकते हैं, तो अच्छे से वो जो भी है इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट तो करना ही है, साथ में अगर बहुत बार आपका एनसीईआरटी पढ़ के हो गया है, स्टिल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो इसका मैंने ऐसे सॉल्यूशन निकाला कि एमटीजी बुक करके आता है फिंगर टिप्स हाँ का। हाँ, EMT फिंगर टिप्स का। तो उसमें क्वेश्चंस रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते थे। तो मैं क्या करने लगी, पहले मैं वो क्वेश्चंस लगाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे पढ़ रखा है एनसीईआरटी अभी दिमाग में है। तो फिर मैं उसको एनालाइज करूंगी कि मैंने क्या गलत किया। वो क्वेश्चन लगाने के बाद मैं फिर से एनसीईआरटी देखूंगी, फिर मेरे हाँ को समझ आएगा कि ओके मैंने यहाँ गलती की थी, इस तरीके से पढ़ना था। तो जब वो ये सब हो जाता है, तो जब हम एग्जाम देते हैं तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो ऐसा ट्राई सही कर सकते। सही सही बात है। तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि बायोलॉजी में कुछ बहुत सारा डेटा है, लाइक हमारा जो इकोलॉजी का जो टॉपिक है या इन्वायरमेंटल, अभी तो हट गया है सिलेबस से, लेकिन जो इकोलॉजी की जो टॉपिक है तो उसमें क्या रहता है, बहुत सा डेटा दिया हुआ है। तो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि उसको हमें याद नहीं रह रहा है, तो उसके लिए वो डेटा याद करने के लिए कैसे ज्यादा समय तक हम मेमोराइज कर सकते हैं उस डेटा को, तो उस पर थोड़ा बताओ। एक्चुअली कोई भी डेटा होता है तो वैसे नंबर्स हैं, लेकिन अगर उसको हम अपने आसपास की चीजों से रिलेट कर लेते ना, तो वो चीज दिमाग में घुस जाती है। फॉर सही। एग्जाम्पल 1987 अगर ईयर है करके हाँ कुछ ऐसा ईयर है, हाँ, तो सही है। मैं क्या करती अगर किसी का रोल नंबर या फिर आजू बाजू कुछ 87 कुछ है तो उससे रिलेट कर लूंगी। तो वो चीज हाँ जब हाँ भी उस चीज को देखेंगे तो याद आ जाएगा, अरे इससे तो मैंने ये कनेक्ट किया था। तो बेसिकली हम जहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो उसके हाँ हाँ आसपास की चीजों से रिलेट करके अगर हम याद करेंगे तो चीजें याद रह जाती हैं। हाँ, मतलब न्यूमोनिक्स भी कुछ बना सकते हैं, अगर कुछ याद रखना है तो न्यूमोनिक्स से भी हम याद कर सकते हैं। तो वो ये रहा हमारा बायोलॉजी। तो अभी बहुत से बच्चों के क्या प्रॉब्लम, अभी बोर्ड्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, अभी शायद फरवरी मार्च में बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट का सवाल रहता है कि बोर्ड्स के साथ साथ हम नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत से आजकल के स्टूडेंट्स क्या बोर्ड्स का बहुत टेंशन लेने लगे, उनको स्ट्रेस में आ रहे हैं कि भाई हम दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर सकें। तो इस पर तुम क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो फ्लुएंटली बोर्ड्स और नीट एक साथ मैनेज कर सके। तो इसका ये है कि सबसे पहले कि मतलब इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो बोर्ड में 5 सब्जेक्ट अगर आ रहे हैं तो 3 तो वही हैं जो पूरे साल हम पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स सही बात है। केमिस्ट्री बायो वही है। हाँ, फिजिक्स थोड़ा केमिस्ट्री बायो। पैटर्न अलग हो जाता है कि वहाँ हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा लिखना पड़ता है, मतलब उस हिसाब हाँ से। हाँ और इंग्लिश अगर अच्छे से करने बैठे तो उतना टफ नहीं जाएगा, और जो भी लैंग्वेज है हाँ वो हाँ आसान लगेगा। तो अभी इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी अब 1 महीना बचा है पढ़ाई के लिए, तो उसमें हाँ हम क्या हाँ करें कि थोड़ा बोर्ड फोकस जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वही है कि अगर बोर्ड में भी अच्छे स्कोर आ जाता है तो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम हाँ और हाँ अच्छा कर सकते हैं करके। तो अभी इस लास्ट मंथ में हम ये कर सकते हैं कि जो अदर 2 सब्जेक्ट है प्लस ये जो 3 सब्जेक्ट है, इनको थोड़ा इस तरीके से देखें कि हमें बोर्ड में किस टाइप से लिखना है। और हाँ उसमें भी यही रहता है कि एक्चुअली अगर हम प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस है जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों ना उनका लिस्ट बना लें और उनको पहले पढ़ लें। तो ऐसा रहेगा कि वो दिमाग में है कि हाँ इम्पोर्टेंट वाली सारी कैटेगरी जो है वो कवर हो गई है। तो हाँ उससे हाँ स्कोर बढ़ जाता है। तो वो क्वेश्चंस लाइक टीचर से बात करके, सीनियर से बात करके कहीं न कहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँगे। तो बोर्ड में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो उनका बैकअप पॉइंट वो विचार रहता है कि भैया इसने बोर्ड में अच्छा किया है कि नहीं। तो सोसाइटी अभी भी कि नहीं बोर्ड्स के नंबर पे ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन एक्चुअली में अगर हमने बोर्ड में भी अच्छा किया और लेकिन हम अगर नीट में अच्छा नहीं कर पाए तो उस बोर्ड्स के मार्क का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हम बोर्ड में थोड़ा थोड़ा कम भी परफॉर्म किया, लेकिन हमने नीट में अच्छा रैंक हासिल किया, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में गए, तो वो काफी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली मैं उसको अगर समराइज कर दूं तो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए तो जो फाइनल मंथ रहता है एग्जाम के 1 मंथ बिफोर, तो उनको क्या करना चाहिए कि अभी बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए, लाइक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स रिलेटेड जहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसके ओरिएंटेड आप पढ़ाई करो।
और जो PYQ है, जो बार-बार क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ऐसे ही चलते-चलते स्टूडेंट्स कभी-कभी ना बहुत से स्टूडेंट्स का बैकलॉग बन जाता है। बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि मैं बैकलॉग से कैसे डील करूँ? बैकलॉग बहुत बन गया है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आने के बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनमें कम स्कोर आता है, फिर वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उनका। तो जो ब बैकलॉग बनता है तो उसको कैसे ना बनने दिया जाए या जब बन गया है तो उसे कैसे डील करें? हाँ, वही मतलब बैकलॉग का सबसे ज़रूरी है कि कोशिश हम पूरा ये करें कि वो बने ही ना, क्योंकि फिर वो धीरे-धीरे चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं। तो ना बने हाँ, तो उसका सिंपल मतलब ऐसा सॉल्यूशन है कि थोड़ा हमें डिसिप्लिन होके पूरा साल या फिर जितना टाइम बचा हुआ है उतना अच्छे से पढ़ाई करना है। कि हमारा फिक्स है कि हमें इतना पढ़ना है मतलब पढ़ना है, उसके बाद जो टाइम बचा जो भी करना। तो हाँ, अगर हाँ, हम डिसिप्लिन से जो क्लास में पढ़ाया वो आके रिवाइज किए और क्यों बैंक लगाए। तो ये अगर पूरे साल चलता रहा तो बैकलॉग नहीं बनेगा। पर फिर हाँ, भी अगर किसी रीज़न से कुछ पीछे हो गया है, तो फिर देखो हाँ, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है हेल्थ कि इश्यूज रहते हैं या कुछ घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से कभी-कभी लग जाता है स्टूडेंट्स का बैकलॉग तो उसे डील कैसे करें हम मतलब बैकलॉग से? हाँ, तो उसमें वही है कि अभी जो चल रहा है, वो तो साथ में चलने दो। साथ में थोड़ा अभी कैसे अब बैकलॉग हो गया तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो टाइम निकाल के देखो कि कौन-सा टॉपिक जो है अगर हमें नीट के हिसाब से देखना है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक का, उसका वेटेज ज़्यादा है, तो उसे पहले कवर करने का ट्राई करो, फिर उसके हाँ, बाद हाँ। जो है बचा हुआ बाद में करना है। अच्छा, सही बात है। तो अभी कैसे तो अभी हमारी नीट की जब प्रिपरेशन स्टूडेंट्स करते हैं, तो क्या उस प्रिपरेशन के दौरान हमें ब्रेक लेना चाहिए या जब भी हम डेली स्टडी करते हैं, तो गैप-गैप में स्टडी करनी चाहिए, बीच-बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हमारा कंसंट्रेशन और फोकस ज़्यादा रहे, तो कैसा करना चाहिए उसमें? क्या बीच में ब्रेक्स वगैरह लेनी चाहिए? मतलब ऐसे ही है कि वो ऐसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक इंसान है जो 24 घंटे में से पूरा 18 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ता रह रहा है। उसका दिमाग एकदम ऐसे थक चुका है, लेकिन स्टिल वो पढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो 18 घंटे में सपोज़ कुछ टॉपिक कवर कर रहा है, तो उसका दिमाग हमेशा थकान में रह रहा है, तो वो अटेंशन से उतना पढ़ भी नहीं पा रहा है। पर अगर हाँ, हम ऐसा करें कि कुछ पर्टिकुलर गोल जो है अपना सेट कर लें कि इस अभी मुझे 2.5 घंटे पढ़ना है, 2.5 घंटे के बाद मेरा 10 या 15 मिनट का ब्रेक होगा। तो अभी कैसे होगा ब्रेन को कि इतना पढ़ने के बाद मुझे एक रिवॉर्ड मिलता है और हम कोई चीज़ क्यों करते हैं कि हमें फाइनली रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर हम 2.5 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो ऑटोमैटिकली हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती। तो आई थिंक हम ऐसे सेशन मतलब अपना जो स्टडी पूरा टाइम टेबल है उसको ऐसे कट करके बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेके ही करना चाहिए तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। हाँ, सही बात है। तो अभी हम आते हैं कि मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट के बारे में क्या है? मतलब कितने देने चाहिए? कब देने चाहिए? कब फुल टेस्ट फुल मार्क्स की टेस्ट देनी हमें चालू करनी चाहिए 720 की? तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मतलब कब देना चाहिए हमें टेस्ट? कब शुरू करनी चाहिए? मतलब फुल सिलेबस का तो ऐसे है कि जैसे ही अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हाँ, हम लोग नहीं तो 1.5 महीने पहले से ही मतलब अभी सिलेबस अगर हो गया है पूरा अच्छे से, तो हम टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। और उसका फ्रीक्वेंसी ऐसे था कि पहले हम हर 15 दिन में देते थे, फिर हर वीक हमारा जो है ये मतलब पूरा 720 वाला मॉक टेस्ट हाँ, शुरू हो जाता था। हर वीक। हुँ, पर वही है कि हम कितना भी टेस्ट दें, लेकिन जब तक हम उसको एनालाइज़ ना करें कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है, हमें क्या सुधार करना है, बस टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा सिलेबस खत्म हुआ नहीं है, कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं, तो मैं पहले सिलेबस खत्म कर लूँ, फिर मैं जाके जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मैं टेस्ट दूँगा और पता चलता जब सिर्फ़ 15 दिन ही बचे होते हैं। तो ऐसी हाँ, हाँ, कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने जो टेस्ट कुछ आए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनको पूरा ही नहीं आता था उस टेस्ट में, कुछ हुँ, आता, हुँ। ठीक है स्टार्टिंग में मार्क्स थोड़े कम आते, पर धीरे-धीरे बढ़ते तो फिर वो ऐसे लगता ना कि हाँ, कुछ चेंज आ रहा है, तो वो खुद हाँ, में एक हाँ। मोटिवेशन रहता। हाँ, तो मतलब उस मार्क्स अच्छे आएँगे तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हमारा बढ़ जाएगा उसमें। हुँ, हुँ।
तो तो वही अभी कि हाँ अगर वो वहीं पे छोड़ देते हैं ऐसा बच्चे करके, तो उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर हम अभी से टेस्ट देना शुरू कर रहे हैं और कंटिन्यू रखें तो कहीं न कहीं बाद में फ़ायदा होने वाला है। और अगर अभी कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँच ही जाएँगे। तो तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा था? मतलब अभी बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जनरली टाइम टेबल बहुत से सब फॉलो नहीं होता। तो तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा था? क्या तुम प्रिपेयर करोगी स्टूडेंट्स को बताने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए? तो उसके बारे में क्या कहना? एक्चुअली मतलब जो टाइम टेबल वाली बात है, जब हम स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमने तो बनाया था, लेकिन सिर्फ हम 30% ही कवर कर पाए। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, पर हमने 30% तक ही कवर किया है। तो जब ऐसे 2-3 दिन लगातार होता है, तो लोग सोचते हैं टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर हाँ मुझे हाँ ये चीज़ मतलब जब मैंने शुरू किया था ना टाइम टेबल बनाना, तो मुझे लगा कि बहुत हाँ बेनिफिट रहता है इसका कि ठीक है स्टार्टिंग में हम 20% कवर कर पाए अगर अपना जो भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पढ़ना है। और उसके बाद जैसे हाँ ही मैं एकदम वो रिदम में आ गया, तो हर रात मैं लिख के रख लेती थी कि मुझे क्या पढ़ना है कल। तो मेरा माइंड जब सुबह उठता था तो उसको एकदम पता है कि मुझे ये कवर करना है, ये मेरा चेकलिस्ट है, अगर ये हुआ तो और वो ऐसे भी है कि अगर वो चीज़ हो जाती थी तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगता था कि अरे वाह! ये कर लिया मैंने। तो वो खुद से एक मोटिवेशन होता था, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग टाइम टेबल बना रहे हैं, अपना शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं 1 दिन पहले तो अच्छी बात है, उससे बहुत हेल्प मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी। अच्छा अच्छा। तो अभी हम मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत से देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को आइडिया नहीं होता कि उसके बाद पेपर एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं खुद में। तो पेपर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मतलब वही है कि अगर हम पेपर एनालिसिस करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले कि ये देखो कि हमने क्या-क्या मिस्टेक किया, तीनों सब्जेक्ट का अलग-अलग। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ फिज़िक्स हो गया, तो उसमें हमने देखा कि कौन-सा एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कि हम क्वेश्चन जो नहीं बन रहा या गलत किया है, वो सिंपल फ़ॉर्मूला बेस्ड था, हमें फ़ॉर्मूला याद नहीं आ पाया उस जगह पे या फिर हाँ थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस था, अगर हम अच्छे से जाते तो कर लेते पर गलत डायरेक्शन में चले गए। तो जो भी वो क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हो मतलब मैं क्या करती थी कि मैं एक नोटबुक बनाई थी, जो भी मैंने मिस्टेक किया उसमें सारा लिख लेती थी और उसको ऐसे रिवाइज़ करती थी। तो उससे मेरा वो कॉन्सेप्ट जो है वो फिट हो जाता था कि ओके मैंने मिस्टेक किया तो ये नहीं करना है। सेम बायो का हाँ है कि वो सिंपल याद करने वाली चीज़ है या फिर थोड़ा-सा उसको समझना था क्वेश्चन को। तो कहाँ प्रॉब्लम है? अगर चीज़ें याद नहीं रह रही हैं तो कोई टेक्निक करो जिससे तुम्हें याद रहे कि सामने चिपका के रख लो, निमोनिक्स बना लो या फिर कोई चीज़ हाँ आस-पास की चीज़ों से रिलेट कर लो। पर वही है कि पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पेपर देना कुछ नहीं रहेगा। पेपर दे लिया, समझा नहीं क्या गलत है, तो वो स्कोर हाँ वही के वही रह जाएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उसमें। वही वो मॉक टेस्ट होती है, हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसके बारे में जानने के लिए होती है। मॉक टेस्ट के मार्क्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम उसमें सुधार रहे हैं तो काफी बच्चा है। हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो गलतियों में सुधार करना बहुत जरूरी है उसमें। तो अभी हमने रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि अभी के स्टूडेंट्स क्या है, नीट के प्रिपरेशन के दौरान बहुत सा स्ट्रेस गेन करते हैं, वो से स्ट्रेस होते हैं, वो मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। तो उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ थ्रू आउट जर्नी उनकी इनकी एक तो 1 साल 2 साल है वो ड्रॉप आउट किया, तो बनाए रखने के लिए और मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखें, हम उस पर क्या सजेस्ट करोगे? मतलब सबसे पहले ये है कि जो नीट का जो चीज़ है, उसको ऐसे लेके तो मत सोचो कि एकदम ये स्ट्रेस है मेरे लिए और अगर मैंने नहीं मतलब पूरा उसको एज़ अ स्ट्रेस मत मानो। उसको एज़ अ हम बोल सकते हैं अगर हमें अच्छे से खुशी से करना है तो जस्ट अ गेम जैसे, कि जब हम गेम खेलते हैं तो कैसे होता है जब ईज़ी लेवल होता है, तो हम कर लेते हैं, पर जब हार्ड लेवल आता है, थोड़ा हमको लगता है लेकिन जब हम वो कर लेते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है हमारे ब्रेन को।
तो अगर हम हाँ इसको ऐसे ऐसा गेम जैसे करें कि ओके मैंने इतना कर लिया, इतना टास्क हो गया, थोड़ा और आगे करना है, थोड़ा और आगे करना है, तो वो हाँ अच्छा बिल्कुल। रहेगा। और उसके हाँ साथ-साथ जैसे मैं क्या करती थी कि योगा और मेडिटेशन का हेल्प लेती थी, तो उससे एकदम बहुत मन शांत रहता था, तो हम फ़ोकस कर पाते थे अपनी पढ़ाई पे। सुबह हम लोग ऐसे कि 5 बजे एक्चुअली हम हॉस्टल में थे, तो हमको 5 बजे एक्सरसाइज़ के लिए उठा दिया जाता था। उस टाइम हमको लगता था कि ये क्या करवा रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, ऐसा फ़ील होता था। बट कहीं न कहीं अब रियलाइज़ होता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ थी, उससे हम लोग एकदम ऐसे मेंटली फ्री रहते थे। और वही हाँ योगा भी करते थे और साथ में शाम को प्राणायाम वगैरह कर सकते 5-10 मिनट के लिए, तो उससे ऐसे रिलैक्स रहेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। साथ में वही है कि अगर कभी कुछ लग रहा है, तो पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात करो। मतलब हम ऐसे कभी-कभी सोचने लगते हैं कि मेबी वो नहीं समझे, मेरा स्कोर कम हो गया, वो यही बोलेंगे कि तुम्हारा तो स्कोर कम हो गया, पर कुछ भी हो अपने पेरेंट्स हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो अगर कभी लग रहा है, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात करो, तो उससे ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं और हम पढ़ाई पे अच्छे से फ़ोकस कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल। और योगा मेडिटेशन ये प्रिपरेशन के दौरान काफी करना काफी जरूरी है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ काफी अच्छे से रहेगी। तो अभी अभी नीट लगभग शायद मई महीने में कुछ तो है, डेट अभी फिक्स नहीं हुआ शायद। तो हमें लास्ट मंथ में या लास्ट के 2-3 मंथ में कैसी तैयारी करना चाहिए, नीट में क्या प्रिफेयर करना चाहिए, तो मतलब कैसी तैयारी होनी चाहिए लास्ट के मंथ में, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। बेसिकली मतलब वही है कि लास्ट मंथ जो रहता है, तो वो हम इस स्टेज पे आ चुके होते हैं कि सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो रखा रहता है, मतलब सबका हो ही जाता है। तो अब हाँ हमारा टारगेट रहता है कि हमें क्वेश्चन अच्छे से लगाना है, बिकॉज़ देखो वही है कि हम कितना भी यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं, फाइनली उन 3 घंटे में हम क्या करते हैं, उससे हमारा आउटकम आता है। और उसको हाँ तैयार करने के लिए हमें अच्छे से अभी से अपना पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं 2 से 3 सो जाता हूँ, 3 बजे उठ के पढ़ लूँगा। लेकिन हाँ अभी क्या हुआ एग्ज़ाम भी हमारा 2 से 3 होता है। तो अगर वो बंदा रोज़ सो रहा है 2 से 3 और वहाँ जाके हाँ उसको 2 से 3 क्वेश्चन करने लगा, तो उसका दिमाग तो उसके लिए मतलब है ही नहीं है कि वो उसे तो पता है कि 2 से 3 सोना है। अचानक से जब वो शिफ्ट आएगा, तो फिर उसे दिक्कत जाता है। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि हम ये कर सकते हैं कि हर अभी से जब 1 महीना बचा है, तब से हम इतना कर सकते हैं कि 2 से 5 मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे एक क्वेश्चन पेपर लगाना है। तो हमारे हाँ ब्रेन को आदत पड़ जाएगा कि 2 से 5 मतलब मुझे एकदम फुल अलर्ट रहना है और पेपर लगाना हाँ ही लगाना है। तो वो जब हैबिट में आ जाएगा तो वहाँ कुछ लगेगा ही नहीं, कुछ अलग नहीं लगेगा, वही लगेगा कि रोज़ ही तो ये काम करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और साथ में अगर प्रैक्टिस वो करते गए क्या बोलते हैं मतलब एनालाइज़ करते गए कि मैंने क्या मिस्टेक किया है, तो वो बूस्ट अप करता रहेगा, तो इससे आई गेस बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ड्यूरिंग जब हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। हाँ साथ में हाँ वो बिल्कुल जरूरी है कि हमें वो इन्वायरमेंट बनाना चाहिए लास्ट के मंथ में, जो हम फाइनल में जहाँ पे सेंटर में जाते हैं, तो वैसा ही इन्वायरमेंट हमें अपने घर में या अपने सेंटर में जहाँ भी हम एग्जाम देने जाते हैं, तो उसी इन्वायरमेंट में हमें एग्जाम देना काफी जरूरी है लास्ट के मंथ में। तो सही बात है। और तो ऐसा भी होता है कि मतलब क्वेश्चंस वगैरह जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो कभी-कभी हाँ क्या होता है कि हमारा एक एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा स्कोर आ गया, तो उसमें हमारा हाँ ब्रेन को हमको ऐसे लगता है कि वाओ! अब बहुत अच्छा मिल गया है करके, अब तो हो ही जाएगा। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि थोड़ा रिलक्टेंट कहीं न कहीं हो ही जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे अगले मॉक टेस्ट में दिखता है और उसमें क्या होता है अगर स्कोर कम आ गया, तो फिर हम बुरा फ़ील हाँ करते हैं। तो इसलिए ना यहाँ बैलेंस बना के रखना होगा कि अगर थोड़ा स्कोर पहले से बड़ा है, तो ठीक है उसको एज़ अ पॉज़िटिव लो लेकिन रिलक्टेंट नहीं होना है। और वही है कि अप एंड डाउन होता रहेगा, तो उससे डरना नहीं है। बस दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है कि अभी इस बार तो करना ही है, ये लास्ट टाइम और कुछ भी नहीं है। तो वो दिमाग अपने आप जाएगा कि हाँ, मुझे करना ही करना है, तो हो जाएगा, बीच में जो भी चले। सही बात। तो अभी हम इस बातचीत के लास्ट फेज में आते हैं। तो क्या तुम्हारा एक मैसेज होगा अभी नीट 2024 लगभग 2-3 मंथ की है हमारी,
तो जो स्टूडेंट्स है हमारे, तो उनके लिए कभी क्या एक मैसेज तुम देना चाहोगी स्टूडेंट्स के लिए? एक लास्ट मैसेज नीट एस्पायरेंट के लिए क्या होना चाहिए? मतलब वही है कि अगर कुछ बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने अभी भी सोच ही रहे हों कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कुछ इस स्टेज पे है कि हो सकता है अभी से वो तैयारी शुरू कर रहे हों। तो उनके लिए यही है कि जब जागो तभी सवेरा। मतलब अगर अभी भी अच्छे से कर सकते हो, मतलब पूरा एफर्ट्स लगाओगे, वही चाहिए। अगर हाँ, अच्छे से डिसिप्लिन है आप और रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। और वही है हाँ, कि सही। कितना भी बड़ा रास्ता हो, फिर कुछ भी हो, मतलब बोलते हैं ना कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, रास्ता हमेशा कदमों तले ही होता है। तो हाँ, डरना नहीं है, सब हमारे हाथ में है, बस एक पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा माइंडसेट ये आखिरी के मंथ में पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रहना काफ़ी ज़रूरी है। सो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच।